हमने HTML को देखा, CSS को देखा, जावास्क्रिप्ट फॉर द क्लाइंट साइड को देखा। अब हम लोग जावास्क्रिप्ट को बैकएंड में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में देखेंगे, और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को Node.js और npm के बेसिक्स बताऊंगा, किस तरह से एक नया प्रोजेक्ट सेटअप किया जाता है, Node.js और npm को कैसे यूज किया जाता है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता चलेंगी। इस वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट सेक्शन में जावास्क्रिप्ट टॉपिक जरूर लिख देना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। सो गाइस, जो ये प्रोजेक्ट टू स्पॉटिफाई क्लोन है, ये था वीडियो 84। तो मैं इसको रीनेम करके वीडियो 84 कर देता हूँ। और अब हम लोग बनाने वाले हैं वीडियो 85 को, ठीक है। तो वीडियो 85 का फोल्डर बनाते हैं, और आज का जो वीडियो है ना वो है Node.js पर, और बहुत ही आराम से इसको हम लोग समझेंगे, और चीज़ें कई नई होने वाली हैं, आप लोगों को लगेंगी। मैं आप लोगों को बताता हूँ बेसिकली क्या है। अभी तक हमने जितनी भी जावास्क्रिप्ट सीखी, हमने फ्रंट एंड वाली जावास्क्रिप्ट सीखी, यानी कि हमने स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल किया। अब जो मैं आप लोगों को जावास्क्रिप्ट बताने जा रहा हूँ वो हम इस्तेमाल करेंगे बैकएंड वाली जावास्क्रिप्ट, यानी कि जावास्क्रिप्ट फॉर द बैकएंड। और उसके लिए हम लोग इंस्टॉल करेंगे Node.js को। अगर आप लोगों ने Node.js इंस्टॉल नहीं करा है, जो कि मैंने करवाया था एक्चुअली इस कोर्स के स्टार्टिंग में, तो आप लोग यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करें। मैं विंडोज़ पे हूँ तो विंडोज़ इंस्टॉलर इसका डाउनलोड कर लूँगा। और एक बात का आप लोग ध्यान रखना, अगर आप एक 32 बिट सिस्टम में है और आपने 64 बिट इंस्टॉल कर लिया है, आप 64 बिट सिस्टम में आपने 32 बिट इंस्टॉल कर लिया, दिक्कत होगी बॉस, ठीक है, दिक्कत होगी। तो अगर आप 64 बिट सिस्टम में, आप सिंपली क्या करें कि यहाँ पर अबाउट पीसी लिख दें, यहाँ पर आप लिखें सिस्टम इन्फॉर्मेशन, और जैसे ही आप सिस्टम इन्फॉर्मेशन लिखते हैं तो आपके कंप्यूटर के बारे में सब कुछ ये बताता है। और ये 64 बिट है, 32 बिट है, ये भी बताता है। देखो यहाँ पर सिस्टम टाइप में x64 बेस्ड पीसी यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो ये क्योंकि मुझे बता रहा है कि 64 बिट है, तो मैं 64 बिट Node.js डाउनलोड करूँगा। काफ़ी छोटी लगेगी ये बात, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इंस्टॉलर को रन कर दें। अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल यहाँ पर कर रखा है। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं और ये अपडेट हो जाएगा। तो जो भी अपडेटेड वर्जन है उसको इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि मैं भी अपडेटेड वर्जन में हूँ। अब आप लोग जैसे ही टर्मिनल पे जाओगे, या फिर टर्मिनल को आप लोग यहाँ से भी निकाल सकते हो, शिफ्ट राइट क्लिक करके आप जब VS कोड ओपन विद कोड करोगे, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो टर्मिनल को। और आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो नोड -- वर्जन, और देखो 20.10 आ रहा है। npm -- वर्जन आप लोग लिखोगे तो npm का वर्जन आ रहा है, ठीक है। वैसे आने वाले टाइम में वर्जन्स बदलेंगे, बहुत जल्दी बदलते हैं वर्जन्स, कोई दिक्कत नहीं है। जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, देयर इज़ अ गुड चांस कि वो नियर फ्यूचर में नहीं बदलने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना। कभी भी हम एक बैकएंड का प्रोजेक्ट बनाते हैं तब हम लोग Node.js का इस्तेमाल करते हैं। मान लो मैं यहाँ पर server.js नाम से एक फाइल बनाऊँ और यहाँ पर लिखूँ console.log hey hello world, ठीक है। और ये करने के बाद मैं इसको रन करूँ, या फिर मैं सिंपली लिख दूँ यहाँ पर node server.js, और मैं S दबा के टैब दबाऊंगा तो ये ऑटो कंप्लीट कर लेगा विंडोज़ में। अगर आपको नहीं पता, एंटर मारूंगा, ठीक है। एंटर मारने के बाद अब यहाँ पर देखो हेलो वर्ल्ड आ गया। ये तरीका बहुत बढ़िया है एक JS फाइल को रन करने का अपने कंप्यूटर में। अब डिफरेंस क्या है यहाँ पर, पहले हम लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट के साथ करते थे काम, और वहाँ पर स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करके ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट को रन करते थे। यहाँ पर चीज़ें बदल गई हैं, हम लोग बैकएंड में कर रहे हैं इस्तेमाल, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को, इसीलिए यहाँ पर server.js जो है उसको हम लोग रन कर रहे हैं यहाँ कंप्यूटर में। अब आप लोग समझो फ्लो को कि बैकएंड किस तरह से काम करता है। आपका जो बैकएंड सर्वर है वो आपके क्लाइंट्स को नहीं दिखेगा, ये वो कोड है जो आपके क्लाइंट्स को नहीं दिखेगा, और ये वो कोड है जहाँ पर मैं डेटाबेस से कनेक्ट करूँगा, पासवर्ड ऑथेंटिकेशंस करूँगा, और उसी के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें करूँगा जो कि मैं अपने बिजनेस लॉजिक की तरह इंटीग्रेट करना चाहता हूँ अपनी एप्लीकेशन में। फॉर एग्जांपल, मान लो कि इस वेबसाइट का कोड Node.js में लिखा हुआ है। क्या होगा जब मैं LTS पर क्लिक करूँगा, सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी कि यूज़र ने LTS पर क्लिक किया, और मतलब ऐसा कर सकते हैं हम फैच API के थ्रू कि हम कह सकते हैं कि भाई क्लिक = LTS, एंड पॉइंट = /LTS। अब सर्वर क्या करके क्या भेजेगा ये सर्वर के ऊपर है, वो सर्वर का लॉजिक हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो मैं बस आप लोगों को यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी कोड यहाँ पर लिख रहे हो आपके क्लाइंट को विजिबल नहीं होगा। अब ये तरीका बहुत अच्छा है फाइल को रन करने का नोड के थ्रू, लेकिन जब भी हम बात करते हैं एक बैकएंड की, एक ऐसे कोड की जिसको हम लोग मेंटेन करना चाहेंगे, एक ऐसे कोड की जिसके साथ हम लॉन्ग टर्म में काम करना चाहेंगे, हम लोग इसको एज एन npm प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर देते हैं। और उसके लिए हम लोग लिखते हैं npm init, और सिर्फ npm init लिखेंगे अभी यहाँ पर, और एंटर मारेंगे तो ये मुझसे कोई सवाल पूछेगा
ये कहेगा आप पैकेज का नाम बताओ, इस प्रोजेक्ट का नाम बताओ क्या है। मान लो मैं स्पॉटिफाई क्लोन बना रहा हूँ, लेट अस अस्यूम मैं बना रहा हूँ स्पॉटिफाई क्लोन। मैं कहूँगा स्पॉटिफाई वर्जन बताओ, इसको बाय डिफॉल्ट मैं 1.0.0 करना चाहूँगा। दिस इज अ स्पॉटिफाई क्लोन फॉर माई ऐप, यहाँ पर मैं लिख दूंगा, एंटर मारूंगा। एंट्री पॉइंट क्या है, सर्वर डॉट जेएस है, तो मैं सर्वर डॉट जेएस ही रखूंगा। टेस्ट कमांड क्या है, अभी स्किप करूंगा। गिट रिपोजिटरी स्किप करूंगा। कीवर्ड्स क्या है, मे बी स्पॉटिफाई म्यूजिक। ऑथर कौन है, हैरी है। लाइसेंस क्या है, अभी के लिए ब्लैंक छोड़ूंगा। ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन ठीक है ना, आप देख लो एक बार। यस ठीक है। और क्या होगा, एक पैकेज डॉट जेसन बन जाएगी। अब होता क्या है ऐसा करने से, ये तरीके से फ़ायदा हमको ये मिलता है कि हमारे पास ये फोल्डर एक npm प्रोजेक्ट बन चुका है, और हम इस npm प्रोजेक्ट से क्या करेंगे कि इसके अंदर हम कुछ पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं। हम इसको एज अ सिंगल एंटाइटी इनिशियलाइज कर चुके हैं। अब मैं बताऊंगा आपको इसका क्या मतलब है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं बताऊंगा आपको क्या मतलब है इसका। अब मैं कह सकता हूँ npm इंस्टॉल, और मैं यहाँ पर कुछ भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पैकेज इंस्टॉल कर सकता हूँ जिसका नाम है मैं यहाँ पर कोई गूगल करता हूँ पैकेज, npm पैकेज फॉर टाइम। मान लो कोई टाइम फॉर्मेटिंग के लिए पैकेज हो। डेट एंड टाइम नाम का पैकेज है। टाइम जेएस है, मान लो टाइम जेएस में इंस्टॉल करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, या फिर मैं डेट एंड टाइम इंस्टॉल करना चाहता हूँ, या फिर मान लो मैं कोई एक ऐसा पैकेज इंस्टॉल करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मान लो स्लगीफाई नाम का एक होता है, स्लगीफाई नाम का एक पैकेज होता है जो कि आपको स्लग से रिलेटेड फंक्शंस बताता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं npm i slugify, npm इंस्टॉल भी लिख सकते हो आप, npm i भी लिख सकते हो। npm i शॉर्टकट होता है, तो मैं npm इंस्टॉल slugify लिखूंगा, slugify एंटर मारूंगा, और आप देखना यहाँ पर एक फोल्डर बन जाएगा node.js नाम से, सॉरी नोड मॉड्यूल्स नाम से। और नोड मॉड्यूल्स नाम का जो फोल्डर है वो मेरे सारे पैकेजेस होल्ड करेगा। कभी कभी पैकेजेस की डिपेंडेंसी और फर्दर पैकेजेस होते हैं तो वो भी ये होल्ड करता है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया। हमने npm इंस्टॉल किया ताकि हम पैकेजेस को अपने मैनेज कर सकें। इस तरह से हम npm इंस्टॉल करके जितना भी कोड किसी दूसरे इंसान ने लिखा है हमारे लिए स्लगीफाई नाम के पैकेज में, वो हम यहाँ पर ले आए और इस ऐप में हम लोग अब इसको यूज़ कर सकते हैं। Node.js क्या होता है, Node.js बेसिकली कुछ नहीं है, जावास्क्रिप्ट का V8 इंजन है, क्रोम का V8 इंजन, जो कि गूगल क्रोम पर पहले उपलब्ध था सिर्फ, जो कि ब्राउजर्स में उपलब्ध था सिर्फ पहले। उसको अब उठाकर एक C++ प्रोग्राम के अंदर रैंड डाल नाम के बंदे ने रख दिया, ठीक है। और उसको हमने बेसिकली क्या किया, बनाया ताकि हम लोग ब्राउज़र की शक्तियों का, यानी कि ब्राउज़र के अंदर जो जावास्क्रिप्ट को प्रोसेस करने की शक्तियां हैं उसको हम इस्तेमाल करते हुए अपने बैकएंड के प्रोग्राम्स भी लिख सकें, या फिर अपने स्टैंड अलोन प्रोग्राम्स भी लिख सकें जेएस में। तो जब जेएस इतनी पॉपुलर होने लग गई तो लोगों ने कहा कि यार जावास्क्रिप्ट को सिर्फ इन सब चीज़ों के लिए क्यों यूज़ किया जाए, फॉर द वेब ही क्यों यूज़ किया जाए, जब जावास्क्रिप्ट को एक्चुअली यूज़ किया जा सकता है फॉर इवन मोर फंक्शंस। फॉर एग्जांपल हम जावास्क्रिप्ट को एक फोल्डर के अंदर के फोल्डर्स लिस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम फाइल कॉपी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं एक सर्वर के अंदर। तो हम जब जावास्क्रिप्ट को एक बैकएंड की लैंग्वेज यानी कि सर्वर में चलाना चाहेंगे तब हम Node.js और npm का इस्तेमाल करेंगे। npm का क्यों इस्तेमाल करेंगे, जब भी हमने एक Node.js पैकेज बना लिया है तब हम लोग उसके अंदर npm इंस्टॉल करके नोड मॉड्यूल्स में कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करना चाहेंगे। और जब हम ऐसा करना चाहेंगे तो हम कर पाएंगे क्योंकि npm हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है। npm इंस्टॉल slugify लिखने से slugify पैकेज इस प्रोजेक्ट में, जो हमारा npm प्रोजेक्ट है, इसके अंदर आ जाएगा एज नोड मॉड्यूल्स, और उसकी इंफॉर्मेशन पैकेज.json में चली जाएगी। तो पैकेज.json पे डबल क्लिक अगर आप करो तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि डिपेंडेंसीज क्या क्या है। डिपेंडेंसीज इसकी स्लगीफाई आप देख सकते हो। तो मान लो किसी ने नोड मॉड्यूल्स डिलीट कर दिया, अब क्या होता है कि जब मैं गेट पे पुश करूंगा या ये कोड किसी को भी दूंगा तब मैं नोड मॉड्यूल्स नहीं दूंगा। तो नोड मॉड्यूल्स मैं कर देता हूँ डिलीट। मैंने इसको डिलीट कर दिया, डिलीट की दबाकर, और आप लोग देखो ये जो नोड मॉड्यूल्स था वो चला गया अभी यहाँ से। मैं नोड मॉड्यूल को दोबारा रिक्रिएट कर सकता हूँ npm इंस्टॉल लिखकर, बस npm इंस्टॉल, कुछ भी पैकेज नहीं। तो ये क्या करेगा, पैकेज.json के अंदर जाएगा, देखेगा कौन कौन से पैकेजेस हैं, दोबारा से इंस्टॉल करके ये बना देगा मेरे लिए, ठीक है। तो नोड मॉड्यूल्स के अंदर बहुत सारा कोड होता है। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के नोड मॉड्यूल्स बहुत बड़े होते हैं। नोड मॉड्यूल्स को लेके मीम भी बनती है, अगर आप लोगों को मैं एक दो दिखाऊं, क्योंकि इसके अंदर इतना कोड होता है ना कि बहुत सारी फाइल्स होती हैं, ठीक है। मैं नोड मॉड्यूल की मीम्स अगर आपको दिखाऊं तो देखो, हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, सन, न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल, नोड मॉड्यूल्स पूरा पार कर गया फ्रेम को। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग देख सकते हो नेट पर, और आपको समझ में आएगा। एक्चुअली कभी कभी मीम्स के थ्रू भी सीखना चाहिए, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है मीम्स कोडिंग की। तो कुल मिलाकर बात यह है कि
आप लोग नोड जेएस का इस्तेमाल कर सकते हो जावास्क्रिप्ट को बैकएंड पे रन करने के लिए, ठीक है। कैसा लगा आप लोगों को, अभी तक की अंडरस्टैंडिंग आई नहीं आई, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं चाहूँगा, और उसके बाद आप लोग इसको यूज़ भी कर सकते हो। तो मैं ये कोड उठाऊँगा कॉपी करके और आऊँगा मैं वापस अपने यहाँ पर server.js में, और स्लगीफाई इज इक्वल टू रिक्वायर स्लगीफाई करके मैंने कहा कि भाई मैं स्लगीफाई नाम के पैकेज को यूज़ कर रहा हूँ एज स्लगीफाई। फिर मैं लिखूंगा स्लगीफाई सम स्ट्रिंग, और इसके बाद मैं यहाँ पर इफ़ यू प्रेफर समथिंग अदर देन डैश एज सेपरेटर, तो आप यहाँ पर अंडरस्कोर करके कर सकते हो। तो ये क्या करता है स्लगीफाई, बेसिकली एक स्ट्रिंग को एक स्लग में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पर मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर ले लेता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर console.log को ए कर दूंगा, और यहाँ पर मैं बी इज इक्वल टू कर देता हूँ, कॉन्स्ट बी इज इक्वल टू करता हूँ, लेट भी नहीं करता हूँ, console.log भी। तो स्लगीफाई एक पैकेज है जो कि एक स्ट्रिंग को एज अ स्लग बनाता है। अगर आपको स्लग नहीं पता क्या है, तो ये जो यूआरएल में दिखती है ना चीज़ें, ये स्लग होता है, इसमें स्पेसेस नहीं आ सकती। तो ये क्या करेगा, स्पेसेस को रिमूव करेगा, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि अलाउड नहीं होते हैं यूआरएल में, उसको रिमूव करेगा। तो मैं इसको चला के दिखाऊँ तो देखो, इसको इसने कर दिया सम डैश स्ट्रिंग। अगर आप चाहते हो डैश ना करके अंडरस्कोर करें तो आप अंडरस्कोर कर दो। अगर मैं यहाँ पर एम% और ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स डाल दूँ तो ये यूआरएल में अलाउड तो होते नहीं है। तो ये क्या करेगा, इसको इसने क्या किया, कुछ इस तरह से बना दिया सच दैट ये एक वैलिड स्लग अभी है, ठीक है। तो जब भी हम ब्लॉग वगैरह की एप्लीकेशन बनाते हैं तो इस तरह के पैकेजेस का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें ये कोड नहीं लिखना पड़ा, ये एक लॉजिक लिखा हुआ है स्लगीफाई के अंदर। इनफैक्ट अगर आप इसकी फाइल्स में जाके देखोगे ना, तो आपको दिखेगा ये सारा लॉजिक लिखा हुआ है इतना सारा, लेकिन ये सारा लॉजिक हमें नहीं लिखना पड़ा, क्योंकि स्लगीफाई पैकेज में किसी ने ऑलरेडी हमको एक फंक्शन बना के दे दिया, स्लगीफाई यूज़ कर लो बस आपका काम हो जाएगा। तो हमने ये पैकेज का इस्तेमाल कर लिया, हमारा काम हो गया। तो आई होप आपको पता चला नोड क्या होता है, आई होप आपको पता चला एनपीएम क्या होता है, नोड पैकेज मैनेजर, जिसके थ्रू आप लोग नोड मॉड्यूल्स के अंदर अपने जो जो पैकेजेस हैं उनको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई, और एक और चीज़ अब ये है कि आप लोग जावास्क्रिप्ट को यहाँ पर फ्रंट एंड पे नहीं लिख रहे हो। याद रखना स्क्रिप्ट टैग की ज़रूरत नहीं है, ये स्टैंड अलोन जावास्क्रिप्ट है जिसको हम अपने कंप्यूटर पे रन करेंगे और आने वाले टाइम में अपने सर्वर पे रन करेंगे। तो मैं आपको एक रिसोर्स से मिलवाना चाहता हूँ यहाँ पर, और वो है nodejs.org ट्यूटोरियल्स। मैं देखता हूँ एक मिनट, nodejs.org/learn, ओके। तो nodejs के ना बड़े अच्छे ट्यूटोरियल्स दिए हुए हैं nodejs की वेबसाइट पर। और आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल नोड एप्लीकेशन को इस तरह से जब आप कॉपी करोगे ना, और मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ये वाला फंक्शन रहने देता हूँ, ये वाला जो फाइल है वो रहने देता हूँ server.js। मैं एक और बनाता हूँ और इसका नाम मैं बनाऊँगा myserver.js, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ node myserver.js, तो देखो एक सर्वर चल गया, और मैं इस सर्वर को खोलूँ, अगर यहाँ पर क्लिक करूँ मैं, तो ये देखो हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। अब ये कैसे काम करा, काम ये ऐसे करा कि यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है, हमने नोड HTTP को इंपोर्ट किया, हमने कहा होस्ट नेम ये है, पोर्ट ये है, सर्वर इज इक्वल टू http.create सर्वर। क्रिएट सर्वर एक मेथड है जो कि हमें इस पैकेज के अंदर से मिला। किसने बनाया ये मेथड मुझे नहीं पता, मैं तो बस यूज़ करने आया हूँ, ठीक है। तो मैं बस यूज़ कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने पैकेज इंपोर्ट किया, मुझे लिखना नहीं था तभी तो मैंने पैकेज इंपोर्ट किया। तो पैकेज का मतलब कुछ ऐसा समझ लो, एक ब्लैक बॉक्स है, जैसे कि आप जब कंप्यूटर यूज़ करते हो आपको पता है कि उसके अंदर क्या हो रहा है, नहीं पता ना, मोस्ट ऑफ द पीपल को नहीं पता। अब कमेंट मत लिख देना कि मुझे पता है क्या हो रहा है। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि फ़ोन के अंदर क्या है, डिस्प्ले कैसे काम कर रही है, किस तरह से जो इसके सर्किट हैं वो काम कर रहे हैं, नहीं पता होता ज़्यादातर लोगों को, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर जिस तरह से हमें नहीं पता कि फ़ोन के अंदर क्या हो रहा है, उसी तरह से हमें क्रिएट सर्वर किस तरह से काम कर रहा है ये नहीं पता। हमें बस इतना पता है कि क्रिएट सर्वर को हम एक फंक्शन देंगे, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स देंगे, और फिर उसके बाद हम लोग rest.status कोड दे सकते हैं, हेडर सेट कर सकते हैं, क्या हमको उसके अंदर डालना है कंटेंट वो दे सकते हैं, और फाइनली इसको बंद करके सर्वर को चालू कर सकते हैं। सर्वर लिसन कर रहा है ऑन पोर्ट 3000 और होस्ट नेम ये है, यानी कि लोकल होस्ट पर ये रन कर रहा है, और ये हमारी जानकारी के लिए कंसोल पे लिख दे रहा है। एंड हम जब जाएंगे इस वेबसाइट पर तो हमें ये सर्वर मिल रहा है, ठीक है। तो हम फाइल्स को सर्व कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इनफैक्ट एक पैकेज होता है एक्सप्रेस नाम का, जिसको हम npm i express करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको node.js express अगर आप लोग लिखोगे तो एक्सप्रेस का जो यहाँ पर npm install express जब आप करोगे इस तरह से npm install express, मैं इसको Ctrl+C करता हूँ, express --save, और जैसे ही आप npm install express करोगे आप यहाँ पर देख सकते हो कि express जो है वो इंस्टॉल हो गया। और देखो क्या क्या इंस्टॉल हो गया यहाँ पर। express को एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, इसीलिए express ने इतने सारी डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल किया। package.json को आप देखोगे तो देखो यहाँ पर डिपेंडेंसीज़ में express आ चुका है, और express यहाँ पर आ गया है क्योंकि इसीलिए
अब अगर मैंने नोड मॉड्यूल्स को डिलीट किया, मान लो मैं करता हूँ डिलीट नोड मॉड्यूल्स को और npm i लिख दूँ बस, मैं npm इंस्टॉल लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, npm i में लिख सकता हूँ सिर्फ। और जैसे ही मैं npm i लिखूंगा, सिर्फ npm i लिखूंगा, यहाँ पर लिख कर आ रहा है फोल्डर एक्सेस डिनाइड। एक मिनट, मैं इसको ज़रा एक्सेस दे दूँ, डिलीट परमानेंटली, ओके हो गया। अब मैं सिर्फ npm i लिखूंगा यहाँ पर और ये फोल्डर बन जाएगा दोबारा से, और इसके अंदर वो सारे पैकेजेस आ जाएंगे जो जो एक्सप्रेस को चाहिए और स्लगीफाई को चाहिए। तो इस तरह से एक बेसिक Node.js का प्रोजेक्ट सेटअप किया जाता है। मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में और नहीं जाना चाहता, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम लोग ये सारे काम करेंगे। लेकिन एक्सप्रेस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है मेजरली बैकएंड एप्लीकेशंस को बनाने के लिए, ठीक है। आने वाले टाइम में रिएक्ट, नेक्स्ट जेएस, ये सब चीज़ें आप लोग जब सीखोगे तब आपको पता चलेगा कि रिएक्ट, नेक्स्ट जेएस जैसे फ्रेमवर्क्स में आप लोग बैकएंड कुछ और भी ले सकते हो, जैसे कि आप जेंगो बैकएंड यूज़ कर सकते हो रिएक्ट के साथ। नेक्स्ट जेएस अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर बैकएंड अपना होता है। तो एक्सप्रेस को सीख कर आप नेक्स्ट जेएस का सीखना अपने लिए आसान बनाओगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के बैकएंड जो होते हैं ना, लेट मी टेल यू, जिस तरह से नेक्स्ट जेएस के अंदर आप कोड लिखोगे और जो कोड आप एक्सप्रेस में लिखोगे काफ़ी सिमिलर होगा। मिडल वेयर का कॉन्सेप्ट, काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें सेम होने वाली हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग में आप लोगों को बिल्ड कर पाया यहाँ पर। और आप लोग को जो सोर्स कोड है वो मैं दे दूंगा, हालांकि मैंने बहुत सारा सोर्स कोड नहीं लिखा। अब मैं आपको सिर्फ इतना पढ़ाऊंगा जितना आप लोगों को चाहिए एक्सप्रेस सीखने के लिए, बैकएंड एप्लीकेशंस बनाने के लिए, और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा जैसे कि ट्यूटोरियल जा रहा है। ट्यूटोरियल बहुत डिटेल में जाता है और कई चीज़ें आप लोगों को बताता है। बेसिकली यहाँ पर हमने हेडर सेट किया, स्टेटस कोड सेट किया, और इसके बाद क्या कंटेंट हमें देना है वो हमने यहाँ पर सेट किया, एंड दैट्स इट। कई चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, बट इसको पढ़ना आपकी कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज को जावास्क्रिप्ट की बढ़ाएगा, तो आप इसको पढ़ सकते हो। मैं इसका लिंक दे देता हूँ, इनफैक्ट यहाँ पर इसका लिंक यहाँ पर डाल देता हूँ एट द टॉप, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्दर रीडिंग। लेकिन यार कोर्स कैसा चल रहा है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और उसी के साथ साथ प्लेलिस्ट को एक्सेस करते हुए बुकमार्क करके पहले वीडियो में जाकर मुझे एक रिव्यू दे देना कि यार ये कोर्स कैसा लगा आप लोगों को। दिल से अच्छा लगेगा अगर आप लोग रिव्यू दोगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।